हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। बिजनेस सर्विसेज चैप्टर नंबर 4 का पार्ट हमारा ये सेकंड है, पार्ट बी है। वन शॉट वीडियो हम बना रहे हैं। चैप्टर 4 पूरे चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट फर्स्ट आपने आई होप सो देख लिया होगा। आज पार्ट सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मेजर टॉपिक हमारा इंश्योरेंस है और फिर कम्युनिकेशन सर्विसेज है। राइट, चलिए इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस ये कॉन्ट्रैक्ट है बच्चा बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस की कंपनी है, ठीक है। और इंश्योर्ड कौन है? हम हैं, आप हैं, ठीक है। इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक अ गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट in consideration of a regular payment called premium. The agreement of a contract is in writing and is known as insurance policy. देखिए पूरा इंश्योरेंस के बारे में यहां पर बता रखा है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होता है? दो पार्टीज के बीच होता है। पहली पार्टी है इंश्योरर, दैट मींस इंश्योरेंस कंपनी। दूसरी पार्टी है इंश्योर्ड, यानी आप और मैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर एक एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट आप इसको बोल सकते हैं। लॉस ऑफ इंश्योर्ड मतलब अगर आप और मुझे कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को फुलफिल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी एक प्रॉमिस करती है कि अगर आपको लॉस होता है, कोई भी चीज आप इंश्योरेंस कराते हैं जिस भी चीज का, अगर आपको लॉस होता है तो लॉस होने पर हम आपको एक कंपनसेशन देते हैं, एक अमाउंट देते हैं जितने का भी आपका लॉस हुआ है, ठीक है। देखिए अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है 5 लाख रुपए का, लॉस आपका 2 लाख रुपए का हुआ है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ 2 लाख रुपए ही चार्ज कर सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है? और इंश्योरेंस कंपनी ये 2 लाख रुपए लॉस होने पर आपको देगी। इसके चलते आपको हर मंथ या हर साल, जो भी आपको डिसाइडेड पीरियड होता है, उसमें एक अमाउंट देना पड़ता है। दैट अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम। क्लियर हो रहा है बच्चा? इंश्योरेंस करवाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि हर मंथ या हर साल आपको एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी गाड़ी का, अपने व्हीकल का, अपने क्रॉप का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ये पूरे डॉक्यूमेंट को हम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। राइटिंग में होता है जहां पर दोनों पार्टीज के सिग्नेचर वगैरह होते हैं। राइट, प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ बोलता है कि दोनों जो पार्टी है, इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड यानी आप, दोनों के बीच में गुड फेथ होना चाहिए। जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनी को आपको बतानी चाहिए, और आपकी जो भी मेजर प्रॉब्लम है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी हेल्थ की जो हिस्ट्री, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो आपको साफ साफ वो चीजें बता देनी चाहिए। कोई भी हिडन सीक्रेट नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। बोथ द पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट टू ईच अदर। दोनों को आपस में सारी चीजें शेयर करनी चाहिए। बोथ द पार्टी शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट। कोई भी फैक्ट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी आपको छुपाना नहीं चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है भैया कि साफ साफ जो भी चीज है आपस में शेयर करो, कोई भी चीज हमें छुपानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। According to this principle, the insured must have an insurable interest in the subject matter of the insurance policy. Without interest taking an insurance policy is a gamble and fraudulent activity and law does not permit it. Insurable interest मतलब है इंश्योरेंस में कि जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उससे आपको प्यार होना चाहिए। सिंपल सी चीज ये है। अगर आपका ही उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी आप उसका इंश्योरेंस करा रहे हो, तो कानून की नजर में वो इलीगल है, वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। समझ में आ रही है ना? आपने किसी चीज का, अपने बाइक का इंश्योरेंस करा दिया और अब बाइक को आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं है, ठीक है, आग में से चला रहे हो, दुकान में कहीं पर भी छोड़ देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको हक नहीं है उस चीज का इंश्योरेंस कराने का। आपको वो चीज क्लोज होनी चाहिए, आपको प्यारी होनी चाहिए, आपका कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके नुकसान पहुंचने पर आपको भी दुख होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। राइट, तो लॉ यही चाहता है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी जिसका भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो, उसको लॉस होने से आपको भी कहीं ना कहीं लॉस होना चाहिए, ठीक है। आप पड़ोसी की गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाओगे और उसकी आग लगा दी आपने, तो आप चले गए, तो कोर्ट क्या बोलेगा? भैया इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है आपका? आपकी तो गाड़ी नहीं थी वो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये प्रिंसिपल बोलता है इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 5 लाख की आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, लॉस आपको 2 लाख का हुआ है,
ठीक है, तो आप चार्ज 5 लाख रुपए नहीं कर सकते इंश्योरेंस कंपनी से, आप चार्ज सिर्फ 2 लाख रुपए ही कर सकते हैं। तो यहां पर प्रॉफिट कमाने का धंधा नहीं है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है लॉस होने पर कंट्रीब्यूट करने का धंधा। ठीक है, तो द इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब जितना उसको लॉस हुआ है हम उतना ही उसको कंपनसेशन देंगे, उससे ज्यादा देंगे तो हम उसका प्रॉफिट कर रहे हैं ना। अगर लॉस 2 लाख का हुआ है, हम उसको 3 लाख दे रहे हैं, तो 1 लाख का हम उसको प्रॉफिट कर रहे हैं, जो कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत ही घाटे का सौदा है, राइट। तो इंडेमनिटी मतलब होता है कि भैया उसको, जिस पर्सन को भी लॉस हुआ है, इंश्योर्ड को जो भी लॉस हुआ है, हम उसको ब्रिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, हम उसको कंपनसेट करेंगे, उससे ज्यादा उसको प्रॉफिट नहीं देंगे या उससे ज्यादा उसको पैसा नहीं देंगे ताकि वो उसे प्रॉफिट हो। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर एक पर्सन ने, आप और मैंने एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है अलग अलग कंपनियों से, मतलब एक ही चीज की अलग अलग कंपनी से हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ये पॉइंट बोलता है कि ऑल द इंश्योरर विल कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस एंड कंपनसेट हिम फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। मतलब एक कोई प्रॉपर्टी है जिसका आपने इंश्योरेंस मल्टीपल कंपनी से करा रखा है, तो ये क्लॉज बोलता है कि लॉस होने पर हर कंपनी, मान के चलिए 75,000 का लॉस हुआ तो हर कंपनी 25-25 हजार देगी, अगर 3 कंपनी ने वो कर रखा है तो। समझ में आ रहा है? कंट्रीब्यूशन मतलब अगर हमने किसी प्रॉपर्टी का मल्टीपल कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है तो वो मल्टीपल कंपनीज लॉस होने पर इक्वल कंट्रीब्यूट करेगी, किसी एक के ऊपर ही सारा ब्लेम हम थोप नहीं सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, when the insured is compensated for the loss or damage to the property insured by him, the right of ownership of such property passes on to the insurer। देखिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया था, ठीक है, और आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें आपका 50,50,000 का 50K का आपका लॉस हुआ है, ठीक है, बाइक का आपने क्या कराया है, इंश्योरेंस करवाया था और आपकी बाइक की एक्सीडेंट हो गया है किसी भी वजह से, 50,000 का नुकसान हुआ है, कंपनी आपको 50,000 दे देगी और बाइक अपने पास रख लेगी, क्योंकि जितना भी लॉस हुआ है या आपकी बाइक चोरी हो जाती है किसी भी वजह से और 50,000 का नुकसान, 50,000 की वो बाइक थी, तो कंपनी 50,000 रुपए दे देगी और वो बाइक अपने पास रख लेगी। अगर नहीं रखा तो क्या होगा, आप उस बाइक को बेचकर, मतलब 50,000 भी ले लिए और उस बाइक को बेचकर प्रॉफिट भी कमा रहे हो आप, वो कंपनी नहीं होने देती है। सब्रोगेशन मतलब होता है राइट ऑफ ओनरशिप, मतलब जिस चीज के कंपनी ने पैसे दे दिए हैं वो चीज अब कंपनी की हो जाती है, आप उस चीज को बेचकर पैसा नहीं कमा सकते हो। अगर इनकेस आपने वो चीज बेचकर पैसा आ भी गया है आपके पास, वो पूरा पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि उसका पूरे जितने भी लॉस हुआ है उसका क्या करा है, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेशन दे दिया है। ठीक है, एक दुकान में आग लगी, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो सारा कंपनसेशन कंपनी ने दे दिया। अब मान के चलिए थोड़े बहुत गुड्स आपके बच गए और आपने उनको बेच दिया, वो बेचकर जितना भी पैसा आप कमाओगे वो आपका नहीं होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा, राइट। प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा, इसमें क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और रीजन ऑफ द इंश्योरेंस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इफ लॉस इज ड्यू टू सम अदर कॉजेस। मतलब देखिए जो भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी रहते हैं उसमें क्लॉजेस लिखे रहते हैं कि किन वजहों से या कोई चीज होने पर हम कब आपको कंपनसेशन देंगे। अगर वो क्लॉजेस मेंशन नहीं है ना, एक एग्जांपल है कि आपने मैराइन, पानी के जहाज में जो माल जाता है उसका इंश्योरेंस करा रखा था और वहां पर क्लॉजेस लिखे रहते हैं कि अगर पानी से कुछ होता है, पेरिल्स ऑफ द सी आ जाते हैं, चट्टानों से भिड़ जाते हो, पानी में डूब जाते हो, तब हम आपको कंपनसेशन देंगे। लेकिन अगर आपके गुड्स रैट, चूहे ने खा गए हैं आपके गुड्स, उसकी वजह से खराब हो गए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन नहीं देगी, क्योंकि वो क्लॉजेस इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी में नहीं लिखे हुए थे जो भी आपने पॉलिसी ली है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योरेंस मस्ट नॉट बिकम केयरलेस ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए इस प्रिंसिपल में बोलते हैं कि आपने जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया है, मिटिगेशन मतलब जिस भी आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया है, आपको उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपकी गाड़ी में अगर आग लग चुकी है तो ऐसा नहीं कि आग में आप घी डालने का काम करें, आपको आग बुझाने का काम करना होता है, आपको लॉस जितना हो सके वो मिनिमाइज करने की कोशिश करनी होती है। अगर कंपनी को लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपनी प्रॉपर्टी के साथ लॉस हो रहा है तो होने दो, तो कहीं ना कहीं वो
आपका जो भी कंपनसेशन अमाउंट होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पैदा कर सकती है, ठीक है, क्योंकि मिटिगेशन प्रिंसिपल के वो खिलाफ है। यू आर नॉट टेकिंग अ ड्यू डिलिजेंस, या फिर आप प्रिकॉशंस नहीं अपना रहे हो। कोई भी ऐसा गुड्स है जो आग से खराब हो जाता है, आग पकड़ लेता है और आप आग के पास ही ले जा रहे हो, तो वो मिटिगेशन प्रिंसिपल को अवॉइड कर रहा है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? चलिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये डिफरेंस है इंश्योरेंस और एश्योरेंस के बीच में। एग्जामिनेशन में भी आता है, देखिए क्या डिफरेंस है। इंश्योरेंस क्या है? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ डैमेज और लॉस ड्यू टू क्लेम द कंपनसेशन। अगर आपको कंपनसेशन चाहिए तो आपकी प्रॉपर्टी को, जिसका भी आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, उसको कोई ना कोई लॉस या डैमेज होना जरूरी है। आप बिना किसी लॉस या डैमेज के कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हो। एश्योरेंस में क्या होता है? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस द सम एश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड वेदर द इंश्योर्ड सफर्स अ लॉस और नॉट। जिस भी चीज का, ज्यादातर ये लाइफ इंश्योरेंस में काम में आती है। लाइफ इंश्योरेंस हम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए करते हैं, और वो ड्यूरेशन जैसे ही पूरी हो जाती है तो आपको जितना भी पैसा डिफाइन होता है, एलोकेट होता है, वो मिल जाता है, राइट। तो लॉस होना नहीं होना यहां पर वो मायने ही नहीं रखता है। आपको कुछ भी हो, आपको वो पैसा वो टाइम लिमिट के बाद मिलता ही मिलता है। द टर्म इंश्योरेंस यूज्ड व्हेन द रिस्क इज अनसर्टेन, इट मे और मे नॉट हैपन। नॉर्मल सी चीज है, हम इंश्योरेंस तभी कराते हैं जब हमें उस चीज के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी पता नहीं हो, कि वो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तभी इंश्योरेंस कंपनी उन चीजों का इंश्योरेंस करती है। अगर आपको सर्टेन हो कि ये चीज खराब ही होगी, ये चीज होती ही होती है, ये चीज होगी ही होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी वहां पर इंश्योरेंस नहीं करती है, राइट। एश्योरेंस में क्या होता है? इज यूज्ड व्हेन द रिस्क इज सर्टेन। जब सर्टेन हो कि यार ये तो होगा ही होगा, इंसान पैदा हुआ है तो भैया 80-90 साल में उसकी डेथ हो ही जाएगी 90% ऑफ द इंडियंस की, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए एश्योरेंस का पार्ट है क्योंकि वहां पर सर्टेनिटी है, हम सर्टेनिटी से बोल सकते हैं ये चीज होगी ही होगी। यस और नो? चलिए, लास्ट हमारा डिफरेंस है, इन इंश्योरेंस द कंपनसेशन इज पेड ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो इवेंट होता है, लॉस होता है, तभी जाकर आपको क्लेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपको थ्रू आउट द लाइफ अपनी प्रीमियम भरते ही रहना है जब तक लॉस नहीं होगा, राइट। एश्योरेंस में क्या होता है? इज पेड व्हेन द इवेंट हैपन्स और नॉट। आपको जो अमाउंट होता है या कंपनसेशन होता है वो मिलता ही मिलता है, चाहे से वो इवेंट हो या नहीं हो, क्योंकि यहां पर एक सर्टेन पीरियड डिफाइन करता है कि कितने टाइम के लिए आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया है। 21 साल, 20 साल, 18 साल, 60 साल, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको जो भी अमाउंट डिफाइन होगा वो अमाउंट आपको मिलता ही मिलता है। यस और नो? चलिए, टाइप ऑफ इंश्योरेंस की बात करें बच्चा, पहला आता है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, जानते हैं सब बच्चे। यहां पर क्या होता है? एक सर्टेन टाइम के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, उसके बदले आपको एक कंपनसेशन अमाउंट मिलता है डेथ होने पर या फिर उस पीरियड की मैच्योरिटी ऊपर। मैच्योरिटी मतलब एक्सपायरी डेट होता है। अगर वो 10 साल आपके कंप्लीट हो गए तो जितना भी अमाउंट आपका डिफाइन होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, वो एड ऑन होकर आपको वो अमाउंट मिल जाता है। ये होता है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आप 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, महीने के आपको 500 रुपए पे करने, मान के चलो, ठीक है। 10 साल का आप इंश्योरेंस लेते हो, 10 लाख का आप इंश्योरेंस ले रहे हो, 10 साल के लिए 10 लाख का, और 500 रुपए आपके मंथली जाते हैं। समझ में आ रही है? 10 साल जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो आपको ये 10 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो एड ऑन होके, ठीक है, वो आपका ये जो प्रीमियम अमाउंट है ये भी आपको समय शोर्ड में मिल जाता है पूरा एड ऑन होके, ठीक है। तो ये आपको फायदा होता है, ठीक है। एक तरह का ये भी इन्वेस्टमेंट, हमारा एक पोर्टफोलियो ही है। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? नॉर्मल सा नाम से पता लग रहा है, जब भी आग वगैरह लगेगी, ऐसे गुड्स जो आग को पकड़ सकते हैं, उन चीजों का हम फायर इंश्योरेंस कराते हैं। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर, लाइटिंग और एक्सप्लोजन। अगर आपके गुड्स फायर की वजह से, लाइटिंग की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से खराब होते हैं तो आप अपने गुड्स का फायर इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक है। फायर पॉलिसी कवर्स लॉस थ्रू फायर कॉज्ड बाय राइट, सिविल स्ट्राइक। तो ये चीज इसमें बता रहे हैं कि नॉर्मल चीजें हैं कि ये चीजें कवर होती है। मैराइन नाम से पता लग रहा है, सी के थ्रू जब आपका गुड्स जाता है तो आप मैराइन इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। यहां पर भी आपको प्रीमियम हर में देना पड़ता है, ठीक है। फायर इंश्योरेंस में भी प्रीमियम देना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस में भी प्रीमियम, मैराइन इंश्योरेंस में भी प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सी रूट के दौरान रास्ते में अगर आपको कोई भी गुड्स खराब हो जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी आपको इंश्योरेंस अमाउंट दे देती है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी बच्चा
स्पेसिफिक यही रहता है, एक पर्टिकुलर सम एश्योर्ड का एक अमाउंट का आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, एक सर्टेन आपको अमाउंट जो होता है प्रीमियम हर मंथ पे करना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर आप थ्रू आउट योर लाइफ भी करा सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जो भी आपका इलनेस होती है या तो उससे रिलेटेड करा सकते हैं, नहीं तो एक जनरल इंश्योरेंस भी आप करा सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में क्या, अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो जितने का भी बिल बनता है उतना आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर आप ठीक रहते हैं, कभी कुछ इलाज नहीं हुआ, तब भी आपको प्रीमियम तो देना ही देना पड़ता है। यस और नो? चलिए, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चा, लाइफ इंश्योरेंस के बीच, फायर इंश्योरेंस के बीच और मैराइन इंश्योरेंस के बीच, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज अ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ सब्जेक्ट मैटर है ना, इसमें कोई अलग थोड़ी है। ह्यूमन लाइफ मतलब लाइफ इंश्योरेंस हम ह्यूमन बीइंग का ही करा रहे हैं। फायर इंश्योरेंस में कोई फिजिकल प्रॉपर्टी या एसेट है। मैराइन इंश्योरेंस में क्या है? शिप है, कार्गो है, गुड्स है, ठीक है। एलिमेंट यहां पर क्या है? इट हैज एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही है? लाइफ इंश्योरेंस में क्या हो रहा है, अगर आपने 60 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है तो 60 साल में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको कंपनसेशन मिल जाता है। अगर नहीं भी होता तो ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो भी आपका बनता है वो अमाउंट आपको मिलेगा। तो प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी प्रोवाइड करा रहा है, आपका सेविंग भी हो रही है। यहां पर सिर्फ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और यहां पर भी आपको सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये आपको कोई समय श्योर तो दे नहीं ना कि आपको इतने साल बाद ये अमाउंट फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर तो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं ये दोनों चीजें, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारी क्या हैं, ये तरह का इंश्योरेंस है, ये हमारा एश्योरेंस है, ठीक है। ये इंश्योरेंस है तो लॉस होने पर ही आपको प्रोटेक्शन अमाउंट मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका मनी भर गया अपनी लाइफ से, ठीक है। यहां भी टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज द टाइम ऑफ द लॉस, आपको इंश्योरेंस लेते वक्त भी और थ्रू आउट द टाइम ऑफ द पॉलिसी, जितने टाइम के लिए आप ले रहे हो, आपको अपने प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट होना चाहिए। और यहां पर भी मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका होना चाहिए लॉस होने पर इन द केस ऑफ अ मैराइन इंश्योरेंस। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन यहां से 5 से 30 साल तक के लिए लेते हैं बेसिकली, ये ज्यादातर 1 ईयर के लिए लेते हैं। ये 1 ईयर पीरियड और द पीरियड ऑफ वॉयज, मतलब कितने टाइम की आपकी जर्नी है, कितना टाइम लग रहा है आपके जहाज को पहुंचने में, उतने टाइम का भी ले सकते हैं या फिर ये 1 ईयर का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस 5 साल से लेकर 30 साल तक, फायर इंश्योरेंस 1 साल का और मैराइन इंश्योरेंस भी नियर अबाउट 1 साल का। इंडेमनिटी की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई, इंडेमनिटी यहां पर अप्लाई नहीं होती है। यहां पर दोनों प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होती है, ठीक है। यहां पर क्योंकि यहां पर क्या है, श्योरिटी है, ठीक है। यहां पर तो श्योरिटी है, यहां पर श्योरिटी नहीं है, तो इंडेमनिटी यहां पर दोनों जगह प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल होता है। लॉस ऑफ मेजरमेंट, लॉस मेजरमेंट, देखिए लॉस इज नॉट मेजरेबल। भाई किसी के जाने का लॉस क्या मेजर कर सकते हो? लॉस को हम मेजर कर सकते हैं, फायर में कितना जला है, मैराइन में कितने गुड्स का लॉस हुआ है, यहां भी मेजर कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू क्या है? लाइफ इंश्योरेंस है द सरेंडर वैल्यू, मतलब एक्सपायर होने पर आपको एक सम एश्योर्ड मिलता है, अमाउंट मिलता है। इट डज नॉट हैव एनी सरेंडर वैल्यू, कोई फिक्स टाइम के लिए होती नहीं है, डज नॉट हैव अ सरेंडर वैल्यू, यहां पर भी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है। पॉलिसी अमाउंट क्या है? कोई भी अमाउंट हो सकता है। इट कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जितने का भी गुड्स है उससे ज्यादा का पॉलिसी अमाउंट नहीं होना चाहिए। इट कैन नॉट बी मोर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कार्गो और शिप, कार्गो और शिप की जो मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक जनरल क्राइटेरिया है। रिस्क में अगर बात करें, देयर इज एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी एज डेथ और मैच्योरिटी पीरियड इज गोइंग टू हैपन, सो द कंपनसेशन ऑफ क्लेम इज मस्ट। यहां पर क्या है? देयर इज एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी, यहां पर रिस्क नहीं है, सर्टेनिटी है ना, डेथ तो होनी होनी है, 60 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर क्या है? अनसर्टेनिटी होती है, इवेंट होगा या नहीं होगा, फायर लगेगी या नहीं लगेगी, जरूरी थोड़ी है अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस करा रखा है तो प्रॉपर्टी में आग लगे ही लगे, जरूरी नहीं है ना। यहां पर भी कि भाई आपने अपना जो शिप है वहां पर गुड्स खराब हो ही हो, जरूरी थोड़ी है, राइट। चलिए ओके, कम्युनिकेशन सर्विसेज थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। मेल सर्विसेज नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। नहीं, हम कर लेते हैं आज के वीडियो में ही, इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत, देखिए एक तो ये जो टॉपिक है ना, एक बहुत ही आउटडेटेड टॉपिक है, ठीक है। कम्युनिकेशन में बेसिकली यहाँ पर पोस्टल सर्विसेज हैं, टेलीकॉम सर्विसेज हैं। पोस्टल सर्विसेज अब ना के बराबर चलती है, और टेलीकॉम के जो भी यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, तो इतना मजा नहीं आता इसको पढ़ाने में। देखिए
पोस्टल सर्विसेज में क्या होता था बच्चा, हम टेलीग्राम लिखते थे, खत लिखते थे, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करते थे, टेलीग्राम रहता था हमारा, डाकिया जाके वो डिलीवर करता था। अब बहुत ये ओल्ड एज हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज, वेरियस सेविंग स्कीम और ऑफर्ड पोस्ट ऑफिस सच एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आजकल फाइनेंशियल फैसिलिटीज आपको मिलती है, वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। पोस्टल डिपार्टमेंट ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है ताकि कुछ ना कुछ तो नया दे, ठीक है ना। सेविंग स्कीम दे रहा है, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, ठीक है, और आपको किसान विकास पत्र दे रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, आपको 5 साल 10 साल के लिए ये स्कीम चलानी पड़ती है, जहां पर आप मंथली एक अमाउंट भरते हो, और आपको जब ये टाइम मैच्योर्ड हो जाता है, जितने टाइम के लिए भी आपने पॉलिसी ली है, मैच्योर्ड होने पर वो अमाउंट तो मिलता ही मिलता है जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट ऐड होकर आपको एक कंपनसेशन अमाउंट मिल जाता है, राइट। तो ये सब इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, ठीक है ना। तो ये इंश्योरेंस किसी भी कैटेगरी में नहीं है। मेल सर्विसेज है, कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद नॉर्मल ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। मेल सर्विसेज वही होती है बच्चा, आपको चीजें ट्रांसमिशन करनी, कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह आपको चीजें छोड़नी है, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी वगैरह भी होती है। मेल सर्विसेज में देखिए क्या क्या होता है, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल। आप ना एक पोस्ट ऑफिस में जाना, वहां पर ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। कोरियर, अदर सर्विसेज, स्पीड पोस्ट होती है, पार्सल पोस्ट होती है, रजिस्टर्ड पोस्ट होती है, UPC वगैरह होती है। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में तो लोकल आप जितने भी एरिया होता है वही कवर होती है। पार्सल और स्पीड पोस्ट इंडिया के किसी कोने में भी आप दे सकते हो, कोरियर में भी आप, सबसे एडवांस यहाँ पर कोरियर है। स्पीड पोस्ट भी यूज करते हैं लोग, आप भी बहुत करते होंगे। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर भी आप यूज करते हैं, ठीक है। आजकल ई मित्र के थ्रू आप जाते हैं, कियोस्क जो आप बोलते हो, ठीक है, वहां पर ये सारी फैसिलिटी होती है। ई बिल पोस्ट फैसिलिटी होती है, आप ई मित्र में जाकर अपना बिल वगैरह पे कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोरियर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ई मित्र में जाकर या पोस्ट ऑफिस में जाकर ये सारी फैसिलिटी आप लेते हैं। टेलीकॉम में क्या है बच्चा, टेलीकॉम में रेडियो पेजिंग सर्विसेज, सेल्युलर मोबाइल फिक्स्ड, ये सारी चीजें बहुत आउटडेटेड है। देखिए सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल के थ्रू, ठीक है, जो पुराने मोबाइल थे, लैंडलाइन जो थे वहां पर भी मोबाइल सर्विसेज थी। रेडियो पेजिंग सर्विसेज भी थी, ठीक है, पेजिंग सर्विसेज, फैक्स सर्विसेज थी। फिक्स लाइन जो आप लैंडलाइन बोलते हो उसको बोलते हैं फिक्स लाइन, ठीक है, केबल वगैरह के थ्रू जो आती थी। फिर आता है केबल सर्विसेज, केबल में यहाँ पर आपके डिश वगैरह तार के थ्रू जो आती है। एक DTH होता है जहां पर आपके एक एंटीना लगता है, ठीक है ना, एंटीना लगता है छत में। वीसेट होती है, वेरी स्मॉल अपेरेचुअल टर्मिनल सर्विसेज, यहां पर आपके ये एंटीना वगैरह आता है बच्चा, सैटेलाइट सिग्नल वगैरह से थ्रू, ठीक है ना, सैटेलाइट सिग्नल वीसेट सर्विसेज वगैरह होती है, जो कि सैटेलाइट के सपोर्ट से वेरियस आपको जितने भी अंतरिक्ष वगैरह की जो मतलब जो भी आप रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं ना, वो वीसेट सर्विसेज के थ्रू ही उसका जो पोजिशनिंग वगैरह होती है वो लोकेट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो टेलीकॉम सर्विसेज थी जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, उनका धीरे धीरे मोड ऑफ सर्विसेज चेंज होता गया। पहले सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, फिर रेडियो पेजिंग, फिक्स लाइन सर्विसेज आई। पहले आप देखते होंगे कि STD PCO अगर आपने सुना है, आप ₹1 डाल के उसमें आपको कॉल करना पड़ता था, ठीक है ना, STD PCO, तो वो सर्विसेज से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, राइट। चलिए बच्चा, तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरा चैप्टर आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 को भी वन शॉट ट्राई करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ाएं। नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स आपके लिए पुट ऑन कर रखे हैं, आप वो चेक ऑन कर लेना, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।